हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज की वीडियो है उसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपकी यूनिट 2 है इंग्लिश क्लास 8 की, जिसका नाम है वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशंस। और जो हम आज का हमारा चैप्टर है वो रहने वाला है टेल ऑफ वेलोर। तो जो टेल ऑफ वेलोर से मतलब है जो ये हमारा चैप्टर है वो एक कहानी है एक ऐसे पर्सन की जिसके साहस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसकी वीरता और करेज के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। और वो कोई कैरेक्टर या किसी फिल्म का कैरेक्टर या किसी नॉवल का कैरेक्टर नहीं है, वो एक रियल पर्सन रह चुके हैं जिन्होंने जिनके पैट्रियोटिज्म की बात यहाँ हो रही है, जिनकी साहस की, जिनके करेज की बात यहाँ हम करेंगे। ये कोई सुनी सुनाई कहानी या रूमर नहीं है, ये इनकी कहा एक लाइफ का पार्ट रह चुका है, असलियत है। तो इनका जो जो इसमें हमारा जो प्रोटैगनिस्ट कह लें या जिनके बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं, जो स्टोरी है, टेल है, वो किसके बारे में है? वो है मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलिएंट मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये जो स्टोरी है, ये जो टेल है, ये जो चैप्टर है, वो एक कोई भी ऐसी वैसी स्टोरी या सिर्फ यूं ही नहीं लिख दिया है, ये एक ट्रिब्यूट है कि मतलब जो हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा थे उनके बारे में, उनके लिए जो उनके पेट्रियोटिज्म, उनकी देशभक्ति के लिए ये लिखा गया है, उनके साहस और वीरता के लिए ये ट्रिब्यूट है एक। इंडिया फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र। और वो कौन थे जो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं? वो ऐसे पहले शख्स थे, ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने परमवीर चक्र जिनको दिया गया था, जिनको मिला था। whose name is etched in the annals of history। जिनका जो नाम है, etched मतलब होता है कि हर किसी की मेमोरी में रहना, कि मतलब हर किसी को जिसका नाम याद रहना कि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से जो उनका नाम है वो हर किसी की मेमोरी में कहीं ना कहीं याद रखता है हर कोई उन्हें। ठीक है, तो उसका मतलब होता है एच्ड। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा है हमारे, जो उनका नाम है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में एच्ड है, मतलब कि कहीं ना कहीं हर हिस्ट्री की अगर कहीं बात आती है, इंडिया की बात आती है, इंडिया की आज़ादी की बात आती है, तो उनका नेम उभर कर आता है, उनका नेम जरूर लिया जाता है। His bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration for generations। तो जो उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी और उनका जो सैक्रिफाइस है वो एक इंस्पिरेशन की तरह रहता है आने वाली जनरेशन के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए। At every intersection of patriotism, whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic songs, books, and stories recounting acts of valor, or the celebrations of Azadi Ka Amrit Mahotsav, his memory is honored। कि हम चाहे कोई भी देशभक्ति के गाने सुने, स्टोरीज सुने, बुक्स पढ़ें, या हम अपने जो आज़ादी के महोत्सव की जब सेलिब्रेट करते हैं उसे, है ना, जब उसे मनाते हैं, कोई भी नेशनल वॉर मेमोरियल, ऐसे ऐसे जितनी भी चीजें हम करते हैं ताकि हम उन सभी लोगों को याद रख सके जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है अपने देश के लिए। तो उनमें सोमनाथ शर्मा का नाम, मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम जरूर आता है। मेजर Somnath Sharma's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive। तो जो उनका डिवोशन, जो उनका समर्पण रहा है देश के प्रति, और उनका जो साहस देश ने देखा है, वो ये सब हमेशा के लिए अलाइव रहता है, मतलब हमेशा के लिए हर किसी के मन में, हर किसी के जो दिमाग में, मेमोरीज में उनकी जो ये करेज रहा था, डिवोशन रहा था अपने नेशन के लिए, वो अलाइव रहता है। रिमाइंडिंग अस ऑफ द अल्टीमेट प्राइस पेड फॉर आवर फ्रीडम। जो कि हमें याद दिलाता रहता है इस बात का कि जो हमारी ये आज़ादी है वो किसी ऐसे ही नहीं आ गई, कि मतलब हमें यूं ही नहीं मिल गई। जो ये आज़ादी आज हम जी रहे हैं वो किसी ना किसी, हर एक जो
इंसान है उसने कोई ना कोई सैक्रिफाइस किया है, जैसे कि मेजर सोमनाथ ने सैक्रिफाइस किया था। उन्होंने अपनी लाइफ अपने देश को समर्पित करके और उसके लिए जान लगा दी अपनी, और फिर हमें जाके ये ऐसी जो आज़ादी आज हम जी रहे हैं वो मिली है। The serene Kashmir Valley, in the shadows of the majestic Himalayas, witnessed a tale of extraordinary heroism and sacrifice to protect the integrity of Indian borders. तो ये बताते हैं जो हमारे ऑथर है वो कह रहे हैं कि जो ये कश्मीर वैली है, जो हिमालयाज़ में बसी हुई कश्मीर वैली है, वो उसने एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज्म की कहानी सुनी है, देखी है, और ऐसा सेक्रीफाइस देखा है इंडियन बॉर्डर्स के लिए। तो ये किसकी कहानी की बात कर रहे हैं? मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी की बात कर रहे हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा ने कैसे कश्मीर की वैलीज में सिर्फ अपने देश के लिए एक कुर्बानी दी, एक सैक्रिफाइस दिया, ताकि इंडियन बॉर्डर्स की इंटीग्रिटी है, इंडियन बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहे। The day began with the silence of a cold November dawn, but ended with echoes of courage that served as an inspiration for the generations to come. तो ये क्या कह रहा है? वो एक्सप्लेन कर रहा है, अभी ये कुछ हम वैसे बात नहीं कर रहे, वो बस बता रहा है कि वो एक ऐसा दिन था। जो ऑथर है अभी हमें वो ये बता रहा है कि जो ये स्टोरी है वो कोई ऐसी आम स्टोरी नहीं है, एक असली स्टोरी है, एक हीरो की स्टोरी है, और वो भी कोई फिल्मी हीरो की नहीं, एक असली हीरो की, एक रियल लाइफ हीरो की, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, अपने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, जो शब्दों में तो बहुत ही अच्छी लगती है पर असलियत में बहुत ही बड़ी बात होती है। द डे बिगिन विद द साइलेंस ऑफ कोल्ड नवंबर डॉन, कि मतलब जो दिन था वो कैसे ये उस दिन की बात कर रहा है जब ये सब शुरू हुआ, जो दिन बहुत ही खास है जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपना सेक्रीफाइस किया। तो जो ये दिन था वो बहुत ही शांत, मतलब कि कश्मीर की बात हो रही है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक सी थी, है ना? तो जो सुबह हुई वो बहुत ही ज़्यादा एक ठंडी हवा चल रही थी नवंबर के दिनों की, बट एंडेड विद इकोज ऑफ करेज दैट सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम। पर दिन की शुरुआत तो बहुत ही साइलेंस से हुई थी, बहुत ही स्लोली से हुई थी, पर जो जब दिन खत्म हुआ तो वो पूरी जो वैली थी वो किससे गूंज रही थी? इनके सैक्रिफाइस से, हमारे जो इंडियन आर्मीज हैं उनकी करेज और सैक्रिफाइस से गूंज रही थी। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये किसकी स्टोरी है? मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी है। एंड द ब्रेव मैन दैट ही लेड ऑन अ मिशन टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट। और जितने भी मैन उसके साथ, मतलब कि ये सिर्फ मेनली तो ये जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन कैरेक्टर कहीं जिनकी बात हो रही है वो मेजर सोमनाथ शर्मा है, पर उनके साथ जो उनके दूसरे बाकी सारे सोल्जर्स गए थे, जो उनके जितने भी रेजिमेंट के आदमी, जो उनके ग्रुप के आदमी, कंपनी के आदमी थे, वो सारे भी उनके साथ गए थे। तो उन सब के लिए एक ट्रिब्यूट है ये, जो भी उन्होंने साहस दिखाया था 1947 के दौरान, उसकी बात हो रही है ये। और किस लिए था ये मिशन? जिस मिशन पे ये इन लोगों को भेजा गया था वो श्रीनगर एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, ताकि जो पाकिस्तान के भेजे हुए कुछ इन्वेडर्स थे, कुछ घुसपैठिए थे जिनको उन्होंने कश्मीर की वैलीज में भेजा था, ताकि वो वहाँ डिसरप्शंस ला सकें और खुद उस पर कश्मीर पर कब्जा कर सकें। This is a story of how 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators who wanted to capture Srinagar. तो ये स्टोरी है वो उन 90 लोगों की है, मतलब कि 90 आदमियों की है जिन श्रीनगर के अंदर, जिन्होंने 500 इन्फिल्ट्रेटर्स क्या होते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं, जो कि किसी कंट्रीज में इलीगली घुसे होते हैं, उनको इन्फिल्ट्रेटर्स कहा जाता है।
ठीक है। तो ये स्टोरी है कि कैसे ये मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथ जो 90 मैन होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, वो 500 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर से लड़ते हैं, उनका प्लान को बिल्कुल फ्लॉप कर देते हैं, प्लान को बिल्कुल फेल कर देते हैं और श्रीनगर एयरपोर्ट और जितने भी कश्मीर होती हैं उनको बचा बचा लेते हैं, उनको सेव कर लेते हैं। The events that led to the Battle of Budgam started in August 1947। और ये कब की बात हो रही है? जो ये स्टोरी है वो 1947 की बात हो रही है, जब जो पाकिस्तान और जो इंडिया है अलग हुए थे और उनको आज़ादी मिली थी, उसके कुछ टाइम बाद की ही बात है। ठीक है। तो ये जो इवेंट्स हैं उनकी वजह से ही जो बैटल हुआ था बदगाम का, वो 1947 में वो हुआ था। ये उसका रीजन रह चुका है। When Pakistan launched Operation Gulmarg to annex the Kashmir Valley। और ये किस लिए हुआ था? क्योंकि जो पाकिस्तान था वो कश्मीर वैली को हड़पना चाहता था। जो एनेक्स होता है उसका मतलब होता है किसी भी एरिया पे जब कोई गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है, उसे पे अपना हक जमाना चाहती है, उसे अपने अंडर लेना चाहती है, तो उसे एनेक्स कहते हैं। ठीक है। तो वैसे ही जो पाकिस्तान थी उसने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन गुलमार्ग। और वो इसलिए था ताकि जो कश्मीर वैली है वो उसके अंडर हो सके, पाकिस्तान का हिस्सा बन सके। This was in violation of an existing agreement with the Hari Singh, the Maharaj of Jammu and Kashmir, who had committed Pakistan not to attack the state। और जो ये पाकिस्तान करने जा रहा था कि जैसे वो कश्मीरी वैली पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, तो ये एक वायलेशन था। मतलब कि जैसे जिस उस टाइम 1947 में जो कश्मीर था वो एक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट का मतलब है कि वो एक राजा महाराजा वहाँ के होते थे, तो मतलब कि वो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी, वो एक प्रिंसली स्टेट था। ठीक है। वहाँ राजा थे, उनका नाम था हरि सिंह। और जो पाकिस्तान था और जो हरि सिंह थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक डील हुई थी उनके बीच, अगर अपने सिंपल शब्दों में कहें कि तुमको जो कश्मीर है वो किसी के भी कब्जे में नहीं होगा, पाकिस्तान के अंडर नहीं जाएगा और पाकिस्तान उस पर किसी भी टाइप का हमला या इन्वेड नहीं करेगा। पर उसने जो पाकिस्तान था उसने ऑपरेशन गुलमार्ग का स्टार्ट कर दिया और इस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वायलेट कर दिया। However, instead of honoring the commitment, the Pakistan army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations। पर जैसा कि मैंने कहा, जो पाकिस्तान था उसने इस कॉन्ट्रैक्ट, इस डील को वायलेट करते हुए, तोड़ते हुए जो पाकिस्तान आर्मी है ना वो छुपके से किसको ऐसे 1,000 लोगों को ट्रेन कर रही थी, जो कि बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते थे। जो कश्मीर था उसके टेरेन, टेरेन के मतलब होता है जैसे जो रोड्स वगैरह होती है, जो मैप होता है ना उस जगह का, ऐसे लोगों को ट्रेन किया था जिनको वहाँ के बारे में सब कुछ पता था। लोकल जो गलियाँ होती हैं, जो लोग होते हैं, जो भाषा है, उनको उसकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो ऐसे 1,000 लोगों को उन्होंने ट्रेन किया और ताकि जितने भी जो कश्मीर की ऐसे लोकेशंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कश्मीर के लिए और उसको पावरफुल बनाती है, उसको वो कंट्रोल अपने कब्जे में कर सकें। और उसमें से एक जो लोकेशन थी वो था श्रीनगर का एयरपोर्ट। The ultimate goal of their plan was to engineer a revolt in Kashmir। जो पाकिस्तान था वो ये इसलिए प्लान कर रहा था, जो उसका गोल था वो ये था कि इसके जो ये करना चाह रहे हैं उसकी वजह से कश्मीर में एक रिवोल्ट छिड़ जाए और ओवरथ्रो द गवर्नमेंट एंड कैप्चर द टेरिटरी। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो इनकी काबू में ना रह सके और उसका ओवरथ्रो हो जाए, मतलब कि गवर्नमेंट बदल जाए एंड वो आसानी से इस टेरिटरी को, कश्मीर वैली को कैप्चर कर सकें, अपने कब्जे में कर सकें। इफ दे हैड सक्सीडेड, अगर ये लोग इस काम में, इस प्लान में सक्सीड हो जाते, सफल हो जाते, इट वुड हैव अलाउड देम टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस, पीक्स एंड रिवर्स। इस अगर वो सक्सीड हो जाते इस प्लान में जो पाकिस्तान ने बनाया था, तो इसके कारण जितने भी जो माउंटेन पासेस थी, वहां से जो रिवर्स आती हैं, उन सब का कंट्रोल किसके पास चला जाता?
उन पाकिस्तान के पास चला जाता, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता। हालाँकि ऑफ कोर्स ऐसा है नहीं, अपने देख सकते हैं ये 1947, ये बात याद रखनी है कि अब की कोई बात नहीं हो रही है। ये जो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, उसके बाद जब कश्मीर जो है वो किसी के अंडर नहीं था, तो पाकिस्तान बारी-बारी कोशिश कर रहा था कि जो कश्मीर वैली है वो उसके कब्जे में आ जाए, और उसके लिए उसने कुछ ऐसे 1000 लोगों को सेलेक्ट किया जो कि उसका कश्मीर वैली को बहुत अच्छे से जानते थे और कैसे उस पर काबू करना है, कौन-कौन सी लोकेशंस उसको अपने कब्जे में करनी है, वहाँ-वहाँ उसने उन लोगों को भेजा और उसको ऐसी-ऐसी चीज़ें स्टार्ट करने लग गए ताकि वो जो है उसको अपने अंडर ले सके, ठीक है? तो ये था उनका प्लान। ऑन 22 अक्टूबर ऑपरेशन गुलमार्ग वाज लॉन्च्ड, और जब ये ऑपरेशन गुलमार्ग है वो 22 अक्टूबर 1947 को लॉन्च हुआ था। एंड दीज इन्फिल्ट्रेटर्स इन्वेडेड कश्मीर, और जो ये इन्फिल्ट्रेटर्स थे, घुसपैठिए थे, मतलब कि जो ये इलीगल तरीके से आए हुए 1000 इन्वेडर्स थे, उन्होंने कश्मीर के अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947। और यही रीजन था, जो ये पाकिस्तान का प्लान था ना उसको बैकफायर कर गया, क्योंकि इसके कारण जो प्रिंसली स्टेट मतलब क्या है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था वो इंडिया का पार्ट बन चुका था 26 अक्टूबर 1947 में। तो अभी एक ओवरव्यू सा बता रहा है जो ऑथर है हमारा कि कैसे-कैसे ये हुआ। अब इसका जो अच्छे से हम इसको डिटेल में अभी बताएगा कि वो कैसे-कैसे, और मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी ब्रेवरी के बारे में भी अभी ये हमें डिटेल में बताएगा कि ऐसा क्यों है कि उसकी जो ये इतने सारे सोल्जर्स गए थे फिर भी जो उसका नाम है वो सबसे ऊपर आता है। In response to this invasion, the Government of India sent its troops to defend the people of Kashmir and India's border on 27 October 1947। तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की, इस इन्वेजन के बदले में, मतलब इसके रिस्पॉन्स के लिए, जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने अपने ट्रूप्स होते हैं, सिपाही के जो ग्रुप होते हैं, सोल्जर्स ग्रुप के जो ग्रुप होते हैं उनको ट्रूप्स कहा जाता है। तो अपने जो कश्मीर में इन्होंने अपने ग्रुप सोल्जर्स को भेजा, और इंडियन बॉर्डर पे भी इन्होंने अपने सोल्जर्स को तैनात किया, ताकि जो भी उन्होंने पाकिस्तान ने जितने भी आदमियों को भेजा है उनको टैकल कर सके, उनको हैंडल किया जा सके सिचुएशन को, इसीलिए। A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in a good condition। तो जब जो एक ग्रुप था सोल्जर्स के ट्रूप्स का, वो कहाँ जम्मू एंड कश्मीर से उनको एयरलिफ्ट का मतलब है कि एयर के थ्रू उनको ट्रैवल करवाया गया, श्रीनगर पहुंचाया गया, क्योंकि जो लैंड रूट था, मतलब जो जमीनी रास्ता था वो पठानकोट से अच्छी कंडीशन में नहीं था, इसलिए उनको एयरलिफ्ट करवाया गया, एयर के थ्रू भेजा गया था श्रीनगर में। On 31 October, the D Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment, under the command of Major Somnath Sharma, was flown into Srinagar। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि जो 31 अक्टूबर को, ठीक है, 1947 में 31 अक्टूबर को जो डी कंपनी है 4th बटालियन ऑफ कुमाऊन रेजिमेंट की, उसको जो किसके अंडर थी, उसका जो कमांडर थे वो कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिन्हें श्रीनगर भेजा गया था। तो यहाँ बताया गया कि कौन से ग्रुप को, जो ये डी कंपनी है, ये कोई कंपनी का नाम नहीं है, ये इनके ग्रुप का नाम है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा है और जो उनके 90 मैन हैं, उन्हीं को डी कंपनी बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कोई ना कोई, मतलब कि नेम दिए होंगे ना इनको हर अलग अलग टीम्स को, तो वैसे ही जो इसकी टीम का नाम था वो डी कंपनी है, ठीक है। और ये कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, कुमाऊन रेजिमेंट से, और इनको श्रीनगर भेजा गया। At that time, Major Somnath Sharma's left hand was in plaster, but he insisted on being with his company while in combat।
कि मतलब ये बताया जा रहा है कि जब ये सब हो रहा था, जो मेजर सोमनाथ शर्मा था, उनका जो हाथ था, जो लेफ्ट हैंड था, वो प्लास्टर मतलब कि उसकी कोई प्लास्टर चढ़ा हुआ था, वो उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पर फिर भी उसने इंसिस्ट किया, फिर भी उसने अपने जो भी सीनियर्स थे उनको कहा कि मैं इस अपनी जो टीम है, अपनी जो कंपनी है, उसको अकेले नहीं जाने दूँगा, मैं उनके साथ जाऊँगा और लड़ूँगा। कम्बैट का मतलब होता है जब अपने फिज़िकली एक्शन में होते हैं, तो उसको कम्बैट कहते हैं। He knew that this mission would be very challenging and told his senior officers कि उसको पता था कि जो ये मिशन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, कोई ईज़ी नहीं रहने वाला। और उसने अपने जो सीनियर ऑफिसर्स थे उससे क्या कहा, आई नो माई आई नो माई मैन बेटर देन एनीवन एल्स, कि मैं अपने लोगों को, अपने आदमियों को, मतलब जो भी उसकी टीम डी कंपनी में है, उन्हें सबसे बेहतर जानता हूँ, मुझसे अच्छा उनको कोई नहीं जानता। एंड इफ दे आर गोइंग इनटू एक्शन, दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी। और अगर वो लोग कम्बैट में लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो मेरे बिना नहीं जाएंगे। These words highlighted his commitment to his man and his country. और जो ये वर्ड्स हैं जो उसने अपने सीनियर ऑफिसर से कहे, वो हमें बताते हैं कि उसका जो पैट्रियटिज्म है, जो उसकी लॉयल्टी है अपने देश और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी तरफ, उसे दर्शाते हैं जो इसने ये बात कही। Before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Badgam, less than 5 kilometers away from the Srinagar airport. तो उनके अराइवल से पहले कि मतलब उनके श्रीनगर पहुंचने से पहले वहाँ जो मतलब कि जो विलेज था, वहाँ कुछ ऐसे र्यूमर्स फैले हुए थे। र्यूमर्स अनफाउंडेड का मतलब होता है ऐसी बात फैलना जो जिसका कोई मतलब कि जो फैक्ट ना हो, जो फैक्चुअल ना हो, जो जिसका कोई वैसे रीजन या कोई मतलब कि कोई उसका सॉलिड प्रूफ ना हो, वैसी बात को अनफाउंडेड र्यूमर्स कहा जाता है। तो जैसे ही उनके अराइवल से पहले श्रीनगर में जो विलेज जहाँ वो पहुंचने वाले थे, जो श्रीनगर के आसपास था, वहाँ एक र्यूमर फैला हुआ था, ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है, कि कुछ ऐसी हलचल वहाँ हो रही है बदगाम के विलेज में, जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। द विलेज वॉज ऑन अ हायर एल्टीट्यूड देन द एयरफील्ड। जो विलेज था, वो जो एयरपोर्ट था उससे थोड़े हायर एल्टीट्यूड पे था, थोड़ी ज्यादा ऊंची जगह पर था। एंड एक्सेस वाज थ्रू द विलेज। और जो उसका एक्सेस था वो बिदगाम विलेज से होके जाता था। तो ये पूरी वो बता रहे हैं, जो ऑथर है वो हमें बता रहा है कि कैसे कैसे जो हमारे जो मेजर सोमनाथ शर्मा है और उनके जो ग्रुप है, डी कंपनी है, वो पहले श्रीनगर के जब वो पहुंचने वाले होते हैं, तो उस वक्त जो वहां के आसपास का विलेज बदगाम विलेज होता है, जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है, वहां कुछ ऐसे र्यूमर फैले होते हैं, अफवाह फैली होती है कि यहाँ जो यहाँ के माउंटेन्स हैं, जो यहाँ के विलेज है, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे हलचल हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं जो कि स्ट्रेंज हैं। ठीक है, ऐसे मतलब रूमर फैले हुए थे कि मतलब यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। It was important for Indian forces to retain control of that area in order to protect troops and facilitate supplies arriving via air. तो अब ये बता रहे हैं कि जो वो जगह थी जहाँ ये ट्राइबल मूवमेंट्स हो रहे थे, थोड़ी बहुत हलचल सी हो रही थी, कि ऐसी शंका थी, ऐसे कोई वो था कि इधर ही वो लोग छुपे हुए हैं, जो भी इन्वेडर्स पाकिस्तान ने भेजे हुए हैं। और जो एयरफील्ड थी, मतलब जो श्रीनगर का एयरपोर्ट और उस जगह पे जहाँ रूमर्स फैले हुए थे, उसके बीच से जाने का रास्ता था, वहाँ कौन सा विलेज आता था, बदगाम विलेज आता था। और वो एरिया इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ फोर्सेस को उस एरिया को कवर करना था, उसी से जो भी सप्लाईज और जो भी चीजें होंगी वो उस पर निर्भर करती। In reality, the enemy had started arriving in Badgam in small groups to avoid detection. और जो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के इन्वेडर्स थे, जो एनिमी था हमारा,
वो बदगाम के अंदर, बदगाम क्या है, यहाँ विलेज का नाम है, उसको बदगाम बोला गया है, जो कि जो श्रीनगर जो एयरपोर्ट है जहाँ हमारी टीम पहुंची है मेजर सोमनाथ शर्मा की, वो पहुंची है, उससे बिदगाम विलेज का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो 5 किलोमीटर्स का है। तो जिस तरफ हमारी जो टीम थी मेजर सोमनाथ शर्मा की, वो एयरपोर्ट पहुंच रही थी, उसी तरफ जो हमारे एनिमी जो इन्वेडर्स थे, वो बदगाम विलेज में थोड़े थोड़े ग्रुप्स में, मतलब कि 1000 अगर आए हैं आदमी, तो वो थोड़े थोड़े करके 5-5 का ग्रुप बना के ऐसे किसी तरीके से उस तरफ जा रहे थे, और ताकि उनको कोई भी डिटेक्ट ना कर सके, ताकि कोई किसी को भी उन पर शक ना हो। ऑन 3 नवंबर 1947 और 3 नवंबर 1947 को several companies including Major Somnath Sharma's D Company were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. और 3 नवंबर को जितनी भी कंपनीज थी, कंपनीज का मतलब क्या है, जो सोल्जर्स के ग्रुप थे, जैसे कि हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कंपनी है उसका नाम डी कंपनी है, वैसे ही कुछ और कंपनीज भी उनके साथ आई थी, कुछ और सोल्जर्स के ग्रुप भी उनके साथ आए थे। वो सारों को कहाँ भेजा गया, पेट्रोल करने के लिए। पेट्रोल होता है कि रात के समय जब हम सोल्जर्स ना जब उस जगह को अच्छे से स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, और उस सबको असेस करते हैं सिचुएशन को, कि कोई भी हमारी तरफ 38 या कुछ वो तो नहीं है, तो वही वो करने के लिए भेजा था। और विलेज के चारों तरफ वो कंपनीज जो सोल्जर्स हैं, वो घूम रहे थे और अपनी अपनी ड्यूटी को दे रहे थे। थ्रू आउट द डे द वैली वॉज ईयरली साइलेंट, और पूरे दिन जो वैली थी, जो वहाँ घाट था, जो विलेज था, वो बहुत ज्यादा साइलेंट था। कि मतलब ईयरली का मतलब होता है कि वैसी साइलेंस जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होती है, जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है, कि ऐसा लगता है कि ये साइलेंस किसी वजह से है, उसे कहते हैं ईयरली साइलेंस। ठीक है। अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन, और जैसे ही आफ्टरनून में दोपहर का समय आया, जो कंपनीज हैं उनको ऑर्डर मिला था कि वो वापस से एक एक करके आ जाएं जिस जगह पर, जैसे जो भी उनका बेस था वहां। डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वाज द लास्ट एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 पीएम। और जो डी कंपनी थी, मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कंपनी थी, जिनके साथ 90 सोल्जर्स और थे, वो सबसे लास्ट थी पहुंचने में, और उनको ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो उनके सीनियर्स या जो भी जिन्होंने भी उनको वापस आने के लिए कहा था, कि उन्हें कब तक पहुंच जाना चाहिए, 2 पीएम तक पहुंच जाना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम यहीं तक पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो थोड़ा-सा आपको वो लगेगा, हार्ड लगेगा, क्योंकि ये कोई वैसी स्टोरी नहीं है, ये पूरा एक तरीके से कहें तो बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे जो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी जो टीम थी, डी कंपनी थी, उन्होंने कैसे जो पाकिस्तान के 500 इन्फिल्ट्रेटर्स थे, उन और अपने जो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 90 सोल्जर्स थे, उन्होंने 500 इन्फिल्ट्रेटर्स के जो प्लान को फेल कर दिया, फ्लॉप कर दिया, और जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसे सेफ कर प्रोटेक्ट किया। ठीक है, जो भी पाकिस्तान का प्लान था, उनका फेल होने में इस ग्रुप का, डी कंपनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और उनका सेक्रीफाइस रहा है, क्योंकि उनके बहुत सारे सोल्जर्स भी ने भी अपनी जान गंवाई थी, और उनमें से एक खुद मेजर सोमनाथ शर्मा भी थे। तो यही स्टोरी की और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने इतना ही पढ़ा है कि कैसे उनका जो प्लान है वो स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही इस बात की खबर इंडियन गवर्नमेंट को लगती है, तो वो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जैसे और कई सोल्जर्स की कंपनीज और ग्रुप्स को श्रीनगर एयरपोर्ट भेजती है। जैसे ही वो श्रीनगर एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, तो जो एनिमी होता है वो भी वहां पहुंच चुके होते हैं पहले से ही, और अपने प्लान को शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। बदगाम विलेज होता है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें, क्योंकि जो श्रीनगर है और उसके बीच का जो गैप है वो 5 किलोमीटर है, और वहीं से जो एनिमीज हैं वो अपना प्लान कंटिन्यू करते हैं। ये हमने अब तक पढ़ा है। So I hope you have got the chapter
और मैं इसके जो वर्ड मीनिंग्स होंगे, जो मतलब हैं ऑलरेडी, उसके अलावा जो वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद अब हमें डेली लाइफ में हम यूज़ नहीं करते और इतना सुनते भी नहीं हैं, उनकी भी मैं वीडियो शॉर्ट के रूप में चढ़ा दूँगी। आप इस चैनल पे ही वो मिल जाएगी आपको। So that's all for today. I hope you like the video. Please share, subscribe and like the video. Bye bye.